हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो जो 12th क्लास में सिलेबस चल रहा था अपना, उसमें रासायनिक बलगतिकी में जो लास्ट क्लासेस थी उनमें मैंने आपको 3 वीडियो जैसे प्रोवाइड कराए थे, जिनके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन था। उसके बाद में वापस से अपन थ्योरेटिकल टॉपिक पे आते हैं और आज का जो टॉपिक अपना होगा वो होगा आभासी या छद्म प्रथम कोटीय विक्रियाएं। पहले अपन ने पढ़ा था प्रथम कोटीय विक्रिया, आज अपन पढ़ रहे हैं आभासी या छद्म प्रथम कोटीय विक्रिया। तो अपन ये देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि वो प्रथम कोटीय विक्रिया है कि आभासी प्रथम कोटीय विक्रिया है। ठीक है, तो आज की क्लास जो है ना उसके अंदर आपको यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार से अपन अभिक्रिया कोटि जो है ना उसका निर्धारण कर पाएंगे। ठीक है, मतलब अलग तरीका पता लग जाएगा। एक जो पहले अपन ने तरीके देखे थे, 3 तरीके से अपन आंसर निकाल रहे थे, वो मैंने आपको बता रखे हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहे हैं वो पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि कोटि से संबंधित ज्यादातर इन्फॉर्मेशन जो है वो उन वीडियो से आपको मिल जाएगी। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि वीडियो में दी गई आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है तो कर सकते हैं। बाकी मेरा जो मकसद है वो है कि सभी को जो है एक क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड कराई जाए। सब्सक्राइब आप कर रहे हैं तो ठीक है, बाकी एजुकेशन जो है वो आप मतलब स्टडी जरूर करें और ये आइडेंटिफाई करें, ये पहचाने कि आपको जो है यहाँ पर जो चीजें समझाई जा रही है वो अच्छे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर बिल्कुल सही समझ में आ रही है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब के लिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आपकी इच्छा हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो है वो मत करिए। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो है आभासी प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोटि को एन से लिख रहे थे, एन उसका मान तो कितना है, 1 है। लेकिन आभासी या छद्म लिखने का कारण क्या हुआ यहाँ पर, आभासी या छद्म लिखने का कारण ये है कि ये शुद्ध प्रथम कोटि विक्रिया नहीं है, यह एक तरह से अशुद्ध। और अशुद्ध का मतलब ये हुआ कि इसमें जो क्रिया कारक है वो ना तो एक होंगे ना ही एक जैसे होंगे। मैंने आपको जो प्रथम कोटि विक्रिया की पहचान के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रखा था, उसमें बताया था मैंने आपको कि केवल 2 सेकंड में आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रथम कोटि विक्रिया होगी कि नहीं होगी। उसमें से पहली सेकंड आपको लगेगी एक जैसे क्रिया कारक देखने में और दूसरा एक क्रिया कारक देखने में, बस इतने में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो प्रथम कोटि विक्रिया है, इसका मतलब एन का मान कितना होगा, 1। लेकिन आभासी लिखा हुआ है, इसका मतलब शुद्ध रूप से ये नहीं है। इसका मतलब ये होगा, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं इसको, C12, S22 और O11। मैं परिभाषा बताऊंगा अब इसकी। ये हो गया अपने पास सुक्रोज। क्या है ये, सुक्रोज, जिसको जो गन्ने से प्राप्त होता है, गन्ने को बोलते हैं इक्सु। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्सु शर्करा। इसका विघटन करवाया जाए, H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए तनु अम्लों की उपस्थिति में। या तो यहाँ पे तनु H2 सपोर्ट लिख दो या H+ लिख सकते हैं, तो आंसर आता है C6H12O6 और C6H12O6। मतलब सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विघटन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, फ्रक्टोज, उसमें जो विघटन है, विघटन वो एक आभासी प्रथम कोटि विक्रिया होती है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कारण देखो, सभी ध्यान से सुनना है, सभी आभासी प्रथम कोटि विक्रियाओं में जल जरूर होगा और जल यहाँ पर आधिक्य मात्रा में होगा, जल आधिक्य मात्रा में होता है। इसलिए जल की सांद्रता में परिवर्तन, जल की सांद्रता में परिवर्तन का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब अपन इसकी सांद्रता लेते हैं, मैं यहाँ पर बस वैल्यू लिख रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर इसके मोल ले अपन, तो जैसे मान लो इसके मोल इतने हैं, तो इसकी तुलना में इसके जो मोल है वो इतने हैं, तो इन दोनों की तुलना करेंगे आप, इन दोनों की तुलना कर पाएंगे यहाँ पर। तो जो जल है, जल वह बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है, तो जल की सांद्रता में जो परिवर्तन है उसका अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, एक जनरल एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा समुद्र है, वहां पर आप गए और वहां से आपने जो है ना, आपके पास कोई भी जग वगैरह या कुछ भी आपके पास है, उससे आपने उसके अंदर से पानी निकाल लिया। अब आपने वहां से पानी तो निकाला है, पानी तो आपने वहां से निकाल लिया, लेकिन उस समुद्र पे उस पानी निकालने को फर्क पड़ेगा क्या, ये सोचो आप। तो समुद्र है उसके ऊपर, या समुद्र बड़ी बात है, किसी भी नदी से या कहीं पे खूब सारा पानी एक साथ इकट्ठा हुआ है, उसमें से आप एक जग जो है ना वो पानी का निकाल लें, तो उसमें जो पानी अपने निकाला तो है वहां पर, इसका मतलब परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन उतने से परिवर्तन का अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसकी परिभाषा जो है ना वही हो जाएगी, वे अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं की आणविकता या अणु संख्या 2 होती है। 2 अणु भाग ले रहे हैं इसके अंदर, तो आणविकता या अणु संख्या कितनी होती है, 2, लेकिन अभिक्रिया कोटि कितनी होती है, 1। वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 होती है
लेकिन अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है, एक होती है, उनको बोलते हैं आभासी प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। और उनमें एक क्रियाकारक जो है वो 100% निश्चित रूप से कौन होता है, जल होता है, जिसको आधिक्य मात्रा में माना जाता है, आधिक्य मात्रा में लिया जाता है। आधिक्य मात्रा में लेने की वजह से उसकी सांद्रता में परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस परिवर्तन का मतलब सूक्ष्म परिवर्तन होता है एक तरह से, परिवर्तन का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवर्तन का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका जो वेग समीकरण है वो लिख रहा हूं, इनका यहाँ से आपको पता लग गया होगा। तो वेग बराबर यहाँ पर जो वेग नियतांक होगा उसको लिख दिया, और C12 H22 और O11, और इसके साथ साथ अपन क्या लिख देंगे H2O। लेकिन मैंने क्या कहा था, इस H2O की सांद्रता में परिवर्तन का वेग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए तो वेग समीकरण जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा K C12 H22 और O11, ये इसका वेग समीकरण है। और यहां जो है ना, यहाँ K बराबर एक वेग स्थिरांक है जिसका जो मान है K जो है ना, K वेग स्थिरांक है, और K का जो मान है वो क्या हो गया, K डैश H2O। क्या हो गया, जो K है ना, K किसी जगह पे लिखा है, K डैश H2O की जगह पे लिखा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया किसको बोल रहे हैं, जिसकी आणविकता 2 और कोटि जो है वो कितनी हो, 1 हो। तो पहला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विघटन क्या होता है, एक छद्म प्रथम कोटि या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। इसी तरीके से बाकी एग्जांपल और देखते हैं अपन, दूसरे एग्जांपल और कौन से हो सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इन अभिक्रियाओं में सब में H2O जरूर आएगा, H2O जो है वो यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए देखो मैं इस H2O को नहीं मिटा रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी रिएक्शंस को याद रखने में। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है एस्टर का जल अपघटन, किसका, एस्टर, एस्टर जो है वो ये हो गया एक तरह से CH3COO-C2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो ऐसे लिखा जाए एथिल एसीटेट का जल अपघटन, या फिर ऐसे लिखा जाए एस्टर का जल अपघटन। तो एस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल बनते हैं, CH3COOH और C2H5OH। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एग्जांपल लें, तो तीसरा एग्जांपल जो है वो हो सकता है यूरिया। यूरिया होता है NH2CO NH2CO NH2। ठीक है, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2NH3 और प्लस CO2। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूरिया। इसमें भी H2O जो है वो किसमें है, आधिक्य में ही है। अब अगर इसका वेग समीकरण लिखेंगे तो वेग बराबर पहले आप लिखो K डैश के रूप में, तो K डैश के रूप में लिखो मत, डायरेक्ट इसके रूप में लिख दो K के रूप में, क्योंकि इसके ऊपर तो निर्भर नहीं करेगा। आंसर आ जाएगा CH3COO-C2H5। ये हो गया अपने पास इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। ठीक है, उसके बाद में इस अभिक्रिया के लिए देखोगे तो वो भी बिल्कुल सिंपल सा है, वेग बराबर K, और यहां पर आ जाएगा NH2CO NH2। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपने पास ये अभिक्रिया है, इन सब अभिक्रियाओं में आपसे पूछा जाए कि आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, हाँ यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसकी जगह पे प्रथम कोटि की जगह पे ऐसे भी लिखा सकता है एकाणुक, ऐसे भी लिखा सकता है एकाणुक। एकाणुक का मतलब होता है एक अणु। ठीक है, तो सभी आभासी प्रथम कोटि अभिक्रियाओं की आणविकता या अणु संख्याता कितनी होती है, 2 होती है, और अभिक्रिया की कोटि अगर अपन संख्या के रूप में लिखेंगे तब तो एक ही लिखना पड़ेगा। वैसे अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो इन सभी अभिक्रियाओं को प्रथम कोटि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। ठीक है, तो ये अपने पास एक शॉर्ट सा टॉपिक था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक होंगे ना, कारक, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो आप ये जो आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसको ध्यान से समझ लें। इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको, आणविकता 2, कोटि 1 और एक क्रियाकारक। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, इन सभी एग्जाम्पल में एक क्रियाकारक क्या है, जल है, जिसको कैसे मान लेते हैं, आधिक्य मात्रा में माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो है आप इन वीडियोस को पहुंचाइए, जिससे कि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। तो नेक्स्ट क्लास में अपन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। उनमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेरिवेशंस भी होंगे, न्यूमेरिकल भी अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।